साथियों, आज पूना सिटी में नई शिक्षा नीति का ये पोस्टमार्टम चल रहा है और इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। समस्या ये है कि लोगों को जानकारी न होना। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में लोगों को जानकारी नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोगों को जानकारी हुआ कि ये मनुस्मृति है और हमें गुलाम बनाया जा रहा है, तो लोग सड़क पर आएंगे और 100% मैं ये दावा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लोग ही चौक चौराहे पर जलाएंगे। हमारी समस्या ये है कि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है वह इस व्यवस्था के संदर्भ में सतर्क नहीं है, जानकार नहीं है। तो आज प्रोटॉन के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये बिगुल बजाया जा रहा है कि हम लोग ऑल इंडिया में, हर स्टेट में ये नई शिक्षा नीति को एक्सपोज करने का कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम के मौके पर यह चर्चा भी आई कि महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस सरकार मनुस्मृति को महाराष्ट्र में कंपलसरी कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये जो मनुस्मृति का धिक्कार, ये जो किताब लिखा है, उसके लास्ट में उन्होंने कहा कि एक समय आएगा, हे ब्राह्मणों, तुम तो इस मनुस्मृति का समर्थन ही करोगे और हमारे शूद्र अतिशूद्र लोग तुम्हारे इस मनुस्मृति को तुम्हारे आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ेंगे और टॉयलेट बॉक्स में डालेंगे। तुम्हारे आंखों के सामने मनुस्मृति को आग लगा देंगे। ये मैं भविष्य बता रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने इस किताब में लिखा। यानी 1854 में महात्मा ज्योतिबा फुले की उम्र 27 साल की थी और महात्मा ज्योतिबा फुले को एहसास हो रहा था कि ये जो गुलामी है, धार्मिक गुलामी, ये मनुस्मृति के कारण है और शूद्र लोगों को अर्थात ओबीसी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करना जरूरी है। तो उन्होंने इस किताब में लिखा कि मैंने दर्जनों अंग्रेज लोगों के इंग्लिश किताबें मनुस्मृति के बारे में पढ़ी है और महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1792 में पहली ट्रांसलेट हुई मनुस्मृति की कॉपी पढ़ी है, ऐसा उन्होंने इस किताब में लिखा है, सर विलियम जोन्स की। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले का वो जो भविष्य था वो सही सिद्ध किया 1927 को उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई? क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले का 100 साल पूरे हो गए, शताब्दी वर्ष है। 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा होकर 300 वर्ष हो गए थे और ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदगी भर छला था और राज्याभिषेक करते समय उनको शूद्र कहकर अपमानित किया था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ये बाबा साहब अंबेडकर के गुरु है और महात्मा ज्योतिबा फुले के गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने गुरु का भी सम्मान किया मनुस्मृति को जलाकर और अपने गुरु के गुरु का भी जिन लोगों ने अपमान किया उनका बदला मनुस्मृति जलाकर किया। साथियों, मनुस्मृति कितनी घातक है इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यह उदाहरण 2012 या 13 की बात होगी।
और मैं लखनऊ में था और मैंने एक अखबार में ये सारा ब्यौरा पढ़ा था। एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जस्टिस चौहान। जस्टिस चौहान ने बीएचयू में उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाकर किया था। तो उन्होंने उदाहरण देकर कहा था कि 1810 में बनारस सिटी में एक विडो महिला थी, ब्राह्मण महिला थी, विडो थी, उसको एक एकलौती लड़की थी, वो शादी योग्य हो गई। उस विडो महिला ने, गरीब महिला ने अपनी लड़की की शादी एक ब्राह्मण लड़के के साथ कर दी। 1-2 साल बीतने के बाद उसको एक बुरी खबर सुनाई दी कि उसके जमाई ने उसके लड़की को महज कुछ रुपए में बेच दिया। तो माता का हृदय द्रवित हो गया। कुछ लोगों ने उसको सलाह दिया कि ब्रिटिश कोर्ट में जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा। वो ब्रिटिश कोर्ट में गई तो कोर्ट में ब्रिटिश लोगों ने यह सवाल किया, क्या महिला कमोडिटी है? इस मामले पर केस चलेगी, लीगल पॉइंट होना चाहिए। क्या महिला क्रय वस्तु है? उसको खरीदा जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। 1810 में केस चली, जज ने हाथ खड़े कर दिए, एकल जज ने। फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने 3 जज नियुक्ति किए। एक का नाम था मिस्टर जॉन हॉर्नकीटन, दूसरा जज था मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट, ये जज थे। इन 3 जजेस ने शंकराचार्य को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति का हवाला देकर कहा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि हम महिला को खरीद सकते, बेच सकते हैं, महिला कमोडिटी है। आखिर में उन पंडों की बात मानकर इन 3 जज ने उस महिला को बेचना जायज माना। ब्रिटिश लोगों ने 1815 के आसपास वो बाद में फैसला हुआ। तो ये उदाहरण है कि अगर मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी तो मनुस्मृति का भावी महिलाओं पर क्या असर होगा। भागवत का तो एक विवादित बयान ही था, महिलाओं को बच्चे पैदा करना चाहिए और महिलाओं को केवल सेवा का काम करना चाहिए, मोहन भागवत का बयान है। तो साथियों, मनुस्मृति का धिक्कार करना बहुत जरूरी है। यहां जो रमेश चौहान जी का हमने सत्कार किया, उनके पिताजी ने जोशी को लिखित में दस्तावेज दिया था और वो गायब किए थे। उसी जोशी की एक बात मुझे याद आ रही है, यानी आज केसरकर मनुस्मृति का समर्थक नहीं है, फडणवीस मनुस्मृति का समर्थक नहीं है, सारे ब्राह्मण लोग मनुस्मृति के समर्थक हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग कुछ अच्छे होते हैं, भले होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। महाराष्ट्र में छोड़ो, इस पुणे में एक सिंगल ब्राह्मण मनुस्मृति पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही है, इसका विरोध एक सिंगल प्रगतिशील ब्राह्मण भी नहीं कर रहा है। सारी जमात इसको लागू करने के समर्थन में है। एक मराठवाड़ा का ब्राह्मण था नरहर कुरुंदकर, जब मनुस्मृति जलाने को 25 वर्ष पूरे हो गए थे, मनुस्मृति जलाने को जब 25 वर्ष पूरे हो गए तो उसने परभनी में व्याख्यान दिया और इसी तर्कतीर्थ जोशी का हवाला देकर नई किंवदंती पैदा की, हुई नहीं, पैदा कर दी। उसने व्याख्यान में कहा कि जिस समय बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति जला रहे थे वहां पर तर्कतीर्थ जोशी भी उपस्थित थे और उन्होंने जली हुई मनुस्मृति की जो राख थी, जो रक्षा थी, उसको कागज की पूड़ में इकट्ठा किया, खुद अपने तिलक के तौर पर लगाया और अंबेडकर साहब को भी लगाया। ऐसी किंवदंती कुरुंदकर ब्राह्मण ने बताई। विदर्भ में एक बड़े विद्वान थे जो बहिष्कृत भारत का संकलन कर रहे थे, गणवीर साहब,
रेल के कर्मचारी थे। उनको लगा ये कुरुंदकर को अगर जवाब मांगू तो कुछ लिखता है तो कोई सबूत तो देता नहीं है, फेकम फाकी करता है। नरहर कुरुंदकर सारे लोग उसको विद्वान मानते हैं, उसका पूरा लिटरेचर विदाउट रेफरेंसेस है। वो कहाँ का विद्वान है? जिसको विद्वान मानते हो विद्वान ही नहीं। मैंने उसके ऊपर पीएचडी किया और मैंने प्रूव कर दिया कि नरहर कुरुंदकर नंबर 1 का बदमाश ब्राह्मण है। फिर गणवीर साहब ने जोशी को खत लिखा कि मैं बहिष्कृत भारत का संकलन कर रहा हूं और मनुस्मृति जलाने के समय के सारे लोगों के नाम वहां छापे गए हैं, मगर आपका नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ताकि मैं जोड़ सकूं कि आप भी वहां मौजूद थे, घटनाक्रम बताइए। तो जोशी ने यह बताया कि मैं वहां नहीं था। मनुस्मृति जलाने के बाद मैंने रक्षा इकट्ठा किया, जली हुई मनुस्मृति को राख को इकट्ठा किया। मैं अंबेडकर साहब को मुंबई मिलने गया और जाते ही मैंने उनके तिलक लगाया, उसी जली हुई मनुस्मृति की राख का तिलक लगाया, मैंने भी लगाया। और मैंने एक संस्कृत में श्लोक बोला। अंबेडकर साहब ने पूछा इसका मतलब क्या है जोशी जी? मैंने कहा मरना अंति वैर संपते। आदमी मर गया तो वैर खत्म हो गया, शत्रुता खत्म हो गई। अंबेडकर साहब ने पूछा बहुत अच्छा सुभाषित है, कौन से धर्म ग्रंथ में? मैंने कहा अर्थात मनुस्मृति का है। अंबेडकर ने सर पर हाथ लगाकर कहा अरे जो मैंने मनुस्मृति जलाई उसमें इतने भी अच्छे सुभाषित है। कितना बदमाश था कुरुंदकर, कितना बदमाश था ना जोशी। अब जोशी कितना बदमाश है, उसके 18 खंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फडणवीस गवर्नमेंट 2-3 महीने में पब्लिश करने वाला है। और हमारे राणा चौहान का बेटा अपने पैसे से अपने पिता की किताबें छाप रहा है और हमारे बहुजन समाज को उसकी कीमत नहीं। और जिसने हमारे महापुरुषों के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दिए उसका लिटरेचर फडणवीस छाप रहा है। तो साथियों, ये ब्राह्मण कितने दुष्ट होते हैं, कितने धोखेबाज होते हैं, इसका उदाहरण ये खुद जोशी है। मगर ये जो सारी जानकारी यहां प्रस्तुत की गई है, ये जानकारी से कुछ बातें सामने आ रही है। वेताल सर, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। प्रोटान के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अब मैदान में जाकर सभाएं करना जरूरी है। ये हॉल में सभा करने से नहीं होगा। अब बुद्धिवादी लोगों को जोड़ने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। अब मासेस को जोड़ने का अभियान हमें करना होगा। अगर ये समस्या इतनी भयंकर है, क्या कहा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या कहा है? उसमें यह कहा है, जब बनाया था तब कहा है कि 2025 तक हम सभी शिक्षा का 100% प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ये लिखा है। वो लागू होते होते देर हो गया। मगर उनकी पॉलिसी 2027 तक वो लागू कर देंगे, 2030 नहीं, 2027 तक। यानी बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 को मनुस्मृति जलाया। हमारे दुश्मन मनुस्मृति को, जब हमने भीमा कोरेगांव के स्मृति को याद किया, 200 साल को याद किया, तब हम वहां गए। इसी फडणवीस ने अटैक करवाया, अभी तक फैसला नहीं। अब यही ब्राह्मण लोग, जब हमारे लोग मनुस्मृति को जलाने का जो 100 शताब्दी वर्ष होगा, जब मनाने के बारे में सोचेंगे, तब ये तो सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। कौन मनाएगा मनुस्मृति का जलाने का? खुशी का दिन कौन मनाएगा? आज इसका विरोध करेंगे तो हम 2027 का मनुस्मृति जलाने का जश्न मनाएंगे। तो 2027 को राह देखनी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग
ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यह फैसला कर रहे हैं कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ नंबर 1 हर स्टेट में जागृति अभियान करेंगे। नंबर 2, जागृति से लोगों के अंदर सेंसिटाइजेशन होगा, संवेदना पैदा होगी, लोग संगठित रूप से इकट्ठा होंगे। हम लोग इसी साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का धिक्कार करते हुए भारत बंद करने वाले, यानी चर्चा हो गई है, कुछ परिणाम हमारे लोगों को पता चल रहा है। यह कार्यक्रम हो रहा था तो खुफिया विभाग जानकारी ले रहा था, अरे कितने लोग आने वाले, क्या होने वाला है, ये सारा हमारे लोगों तक जा रहा है, ये टेलीकास्ट भी हो रहा है, बाहर भी जा रहा है। मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं, ताकि दूसरे स्टेट को भी पता चले पूना ज्योतिबा फुले की नगरी है, बाजीराव की नगरी नहीं है, वो तो बाहरी लोग है। बाजीराव, भागवत, फडणवीस, गडकरी ये बाहरी लोग है, ये उनकी बस्ती नहीं है, ये हमारी बस्ती है। मुझे खुशी हुई कि बाबा आढ़ाव भी कहने लगे कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको भगाओ, तो वो वास्तविक सत्य शोधक है, भगाने के लिए तक उनकी भावना तैयार हो गई। तो इस एक्ट के खिलाफ, ये जो नीति है इसके खिलाफ हम भारत बंद करेंगे। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं तो खुफिया विभाग को भी दे रहे हैं। फडणवीस को बताओ, भागवत को बताओ, ये बताओ आप, आंदोलन करने से ही आप जगेंगे, आप इस जानकारी को दो। और आरएसएस के ब्राह्मणों को मालूम है, खास करके मोहन भागवत को मालूम है, जब हमारा हरियाणा के डीएनए कॉन्फ्रेंस को रोका था तब हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, हमारे बोलने के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए थे। 1 लाख लोगों को माननीय मेश्राम साहब ने न्योता दिया था, चलो नागपुर, ज्यादा नहीं, 1 ही लाख लोगों को आना है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी गवर्नमेंट ने 183 ट्रेन को रद्द करवाया, ट्रेन को रूट को डाइवर्ट करवाया। इसके बावजूद 4,50,000 लोग ऑल इंडिया से नागपुर के हेडक्वार्टर पर आए थे। और यहां का जो पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार, उन्होंने मेरे सामने कहा था कि आप लोगों को रोकने का हमारा पूरा बंदोबस्त आप लोगों ने फेल कर दिया। हमने वामन मेश्राम को अरेस्ट किया, हमको लगा आप लोग डर जाओगे, घर में चले जाओगे, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग आकाश से उतर रहे थे या जमीन से बाहर आ रहे थे। आप लोग शिवाजी महाराज के गनीमी कावे के अनुसार जीत चुके हैं। ये जो पुणे का कमिश्नर है उसने सबके सामने मुझको अपील करते हुए कहा, आप जीत गए, आंदोलन पीछे लो। अंदर हम अंदर थे, भागवत जी भाग गए थे। भागवत जी ने जब देखा इनको रोका जाए, जब हम नागपुर में पहुंचे तो भागवत जी आरएसएस के हेडक्वार्टर को ताला लगाकर भाग गए थे। और 4 बजे देवेंद्र फडणवीस के जुबान खुल गई और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत मुक्ति मोर्चा पर ली, भारत मुक्ति मोर्चा का नाम लेकर ली। तो वो अगर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं तो हम लोग उस एक्ट के खिलाफ भारत बंद करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑल इंडिया में जलाने का काम करेंगे। अब सरकार क्या कह सकती है, अरे ये सरकार
आपके कानून को जलाना, ये आईपीसी की तहत धारा होगी, ये सजा होगी, ये फलाना होगा। तो भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जानते थे, ब्राह्मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेस। आज ब्राह्मण संविधान का विरोध कर रहा है, कल क्या करेगा? तो बाबा साहब ने एक लाइन में लिखा, जो भी भारतीय संविधान के खिलाफ, जो भी इसके पहले जो भी धर्म ग्रंथ है गैर बराबरी वाले, उनको आज हम शून्य घोषित करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मनुस्मृति भी शून्य है, और उनके तमाम जो सिलेबस में जोड़ी जाने वाली बातें वो शून्य है। यानी वो संविधान द्रोह कर रहे, हम संविधान सम्मान कर रहे, तो हम उसको जलाएंगे। तो कहेंगे कि आपके ऊपर फलाना धारा के तहत केसेस हो सकती है। तब ये पंडे लोग, ब्राह्मण लोग एक बनिया को आगे किया, क्योंकि ब्राह्मण जब नेतृत्व कर रहे थे तो हमारा समाज उनको तथाकथित आजादी के लिए समर्थन नहीं दे रहा था। तो एक बनिया को उन्होंने नेता बनाया और हमारे लोगों को गुमराह किया, और हमारे लोगों ने गांधी जी को देखकर समर्थन दिया। तब गांधी जी यही बोलते थे कि हम ब्रिटिशों की शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, उनकी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं, उनकी हर चीज का बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार के लिए उन्होंने नाम दिया, हम सविनय भंग करते हैं, उनके कानून का ही उल्लंघन करते हैं। तो वो लोग, ऐसा करने वाले लोग, विदेशी लोगों के कानून के खिलाफ जाने वाले लोग देशभक्त हो गए हैं। तो ब्राह्मण कहा देश का मूल निवासी है, ब्राह्मण तो विदेशी है, और विदेशी ब्राह्मणों का जो काला कानून है ये वो थोपना चाहते हैं। तो इसका विरोध करने से हम का देशद्रोही होने वाले? हम तो ओरिजिनल देशभक्त है। तो इसीलिए साथियों, हमें इसका विरोध करना होगा, और इसका विरोध करने के लिए देशव्यापी स्तर पर आज हम ये ऐलान करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हम देशव्यापी आंदोलन की ऐलान करते हैं। मगर ये क्या केवल शिक्षा विभाग तक संबंधित है क्या? जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये केवल शिक्षा विभाग तक संबंधित है क्या? 2014 में बीजेपी घोटाला करके सत्ता में आई। 2014 में आते ही बीजेपी ने प्लानिंग कमीशन रद्द किया। प्लानिंग कमीशन रद्द करके उन्होंने नया कमीशन बनाया, नीति आयोग पॉलिसी कमीशन। नीति आयोग का चेयरमैन बनाया मिस्टर कांत को। मिस्टर कांत ने 2016 में ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया, और उसने कहा कि भारत सरकार अर्थात भाजपा सरकार का यह स्पष्ट एजेंडा है कि भाजपा सरकार अब किसी को नौकरी नहीं देगा, अब कोई न्यू जॉब में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को बेच देंगे, कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। भारत सरकार अर्थात भाजपा सरकार का यह ड्यूटी नहीं है रेल चलाना, बेच दिया। 2016 में कहा, आज बेच दिया गया। उसने कहा कि शिक्षा विभाग को चलाना यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अमल करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। उसने कहा कांत ने कि भारत सरकार की जिम्मेदारी अस्पताल चलाना नहीं है। अब सारे अस्पतालों में जो डिपार्टमेंट्स है, जहां चेकिंग होता है, जहां बढ़िया किस्म के साधन हैं, जो फ्री में होता था हम लोगों का, वो सारा प्राइवेटाइजेशन काम शुरू हो गया। केवल शिक्षा विभाग को वो खत्म नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के साथ आरोग्य विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। यानी हम चिंतित है, शिक्षा में मनुस्मृति आई तो क्या करेंगे? इस शिक्षा विभाग में यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर को पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो देशी भाषा में पढ़ाए।
अब मेडिकल साइंस को मेडिकल भाषा में ही जल्दी समझ में आता है, या अगर आप उसको मराठी में समझाओ उसके ऊपर चला जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ग्वालियर गया और वहां एक प्रोग्राम में हमारे दोस्त नहीं आए, डॉक्टर पेशे से, प्रोफेसर है। प्रोग्राम होने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब मुझे भी लग रहा है कि आपकी तरह मैं जॉब छोड़ूं और आपकी तरह देश भर में घूमूं, अब ये जॉब में मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि देशी भाषा में आप ही सिलेबस बनाओ, आप ही उन बच्चों को पढ़ाओ। और उन्होंने कहा मैं जो मेडिकल साइंस पढ़ा रहा हूं उसके शब्द ही नहीं मेरे हिंदी भाषा में, तो मुझे मन ही नहीं लग रहा है। ये एजुकेशन पॉलिसी ग्लोबल लेवल पर कहां टिक पाएंगे? देशी भाषा का गौरव। एक तरफ संस्कृत कंपलसरी, दूसरी तरफ देशी भाषा कंपलसरी। जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना पड़ेगा तो हमारे बच्चे कहां टिक पाएंगे? तो ये लोग इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करना जरूरी है। तो आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल शिक्षा विभाग का वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सभी विभाग का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं इन हब पर जो हमारे हरि भक्त परायण हमारे नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज और तमाम बहुजन समाज के संतों को आदर्श मानकर काम करने वाले इन हबपों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संकटकालीन स्थिति में तुकाराम महाराज और नामदेव महाराज के सच्चे पाइक होने का दायित्व निभाया। मगर हमारे वारकरी को समझ में आएगा क्या? ये मेरे सामने सवाल है। तो वारकरी लोगों को दो बातें लोगों को बतानी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का हर ब्राह्मणेतर व्यक्ति वारकरी है। सूट बूट पहनने वाला भी वारकरी, मैं भी वारकरी हूं, धोती पहनने वाला भी वारकरी है, वारकरी हम सभी लोग हैं। तो केवल शिक्षा नीति नहीं समझाना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी नामक ब्राह्मण अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में गया है और उसने एक याचिका दायर की है कि पंढरपुर का मंदिर पंढरपुर के बड़वा ब्राह्मणों के हवाले करो। क्यों हवाले करो वो नहीं बोल रहा है, मैं बता रहा हूं। उनके हवाले जाने से वहां के बड़वे ब्राह्मण तब तो रात को 1 बजे पेशाब किया था, अब दिन के 12 बजे पेशाब करेंगे गोमुख कुंड में पेशाब करने के लिए, टट्टी करने के लिए। वो धार्मिक कहाँ है? पांडुरंग के सामने पेशाब कर रहा है, वो धार्मिक कहाँ है? वो तो आतंकवादी है। गोपाल बड़वे अभी तक सजा नहीं हुआ, जिसने पेशाब किया उस गोपाल बड़वे को सजा नहीं हुआ। वो उल्टा बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर केस लड़ रहा है, उसकी कोई खबर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी बड़वे ब्राह्मण के हाथ में हमारे पांडुरंग को दे रहा है, इसकी खबर ही हमारे लोगों को पता नहीं है। तो साथियों, वारकरी लोगों को विठोबा को भी बचाना होगा और महाराष्ट्र को भी बचाना होगा। ये बड़ी दायित्व की और जिम्मेदारी की भूमिका है। मगर मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका मूल कारण ईवीएम मशीन है। ये सारा इतना, मतलब आ बैल मुझे मार, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो ये सारा बहुजन समाज के पास इतनी जो शक्ति है, बहुसंख्य है, तो ये पाउंड टका है महाराष्ट्र का। फडणवीस की जाति पाउंड टका है। ये पाउंड टका वाला फडणवीस क्यों आ बैल मुझे मार कर रहा है? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। तो ईवीएम के कारण इनके अंदर मगरूरी पैदा हुई है। एलन मस्क कह रहा है ईवीएम रद्द करो, ये कह रहे नहीं हमारे पास शुद्ध है। ये ईवीएम की सत्व परीक्षा नहीं करने दे रहे। ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, सत्व परीक्षा करनी चाहिए उसकी। ये उसका मूल कारण है। ईवीएम को हटाना होगा। केवल परिणाम पर सोचने से नहीं होगा, रूट कॉज है ईवीएम मशीन, उसको हटाना होगा। दूसरा कॉज है कि ब्राह्मण लोग विदेशी है, इस वजह से ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। अब ये बातें खुलकर सामने
बोलने की जरूरत है, लोगों को जगाने की जरूरत है कि ब्राह्मण अगर इसी देश का होता, ज्योतिबा फुले का लॉजिक था कि अगर ब्राह्मण इसी देश का होता, हमारे ही खून का भाई होता, तो हमारे ही भाई के गले में हांडी, पीछे झाड़ू क्यों लटकाता? अगर हमारा ही खून का भाई होता तो आज डीएनए साइंस ने प्रूव कर दिया। मुझे लगा इधर हम ऑल इंडिया में बात कर रहे हैं, पुणे में बोलना बहुत जरूरी है, तो मैं ये आखिरी मैसेज दे रहा हूं कि ब्राह्मण ये हरकतें और ये षड्यंत्र करने के पीछे उनका मकसद है। ब्राह्मणों को लग रहा है फुले शव अंबेडकर के 108 साल के आंदोलन के कारण बामसेफ संगठन मजबूत हो गया। अगर माननीय वामन मेश्राम को इन लोगों ने 5 साल तन मन धन लगाकर ताकत दिया, तो ब्राह्मणों की ईंट के ईंट बजाने में ये लोग कामयाब हो सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये 5-10 साल में सारा एजुकेशन सिस्टम, सारी एम्प्लॉयमेंट अगर रद्द कर दिया जाए और सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, तो ये लोग रोजी रोटी के पीछे दौड़ेंगे, न कि आजादी के आंदोलन के लिए दौड़ेंगे। तो ये सारी हरकतें ब्राह्मण कर रहा है, इसका मूल कारण है ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का लैपटॉप जब्त किया था एटीएस के द्वारा, और महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने सबूतों के आधार पर यह लिखा हुआ है कि इन्होंने 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को विथ एविडेंस पकड़ा गया है, और 48 वीडियो ऑडियो में एक मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कह रहा है बम ब्लास्ट करना हमारा मुख्य मकसद नहीं है, बल्कि यह हवा फैलाना हमारा मकसद है कि भारत के संविधान के कारण बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं और बम फोड़ रहे हैं। ये हमारा मकसद है, ये नैरेटिव तैयार करना है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नैरेटिव तैयार करना हमारे बम ब्लास्ट का मुख्य मकसद है। रमेश उपाध्याय ने पुरोहित को पूछा कि अगर ये संविधान को नहीं मानना है, तो उसने कहा नॉकिंग डाउन, हमें संविधान को मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन। तो रमेश उपाध्याय ने पूछा फिर कौन सा संविधान होगा? अगर मान लो अचानक ये संविधान बदल दिया, तो हमारे पास अल्टरनेट क्या है? फरीदाबाद की मीटिंग चल रही है, उसमें आरएसएस के लोग हैं और उसमें बीजेपी के एमपी भी है। केवल आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीजेपी आल्सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फरीदाबाद के मीटिंग में बीजेपी के एमपी उपस्थित थे। तो रमेश उपाध्याय को जवाब देते हुए पुरोहित ने कहा, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस पर आज भागवत अमल कर रहा है, क्या कहा? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कहा हम लोग भारतीय नहीं हैं, उसने क्लियर कहा हम लोग भारतीय नहीं हैं, इसलिए भारत के संविधान का विरोध करना होगा और भारतीयों का भी विरोध करना होगा। वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन, because this nation is not ours। गुप्त में कह रहे हैं हमारा भारत नहीं है। तो आतंकवादी लोग देश पर हुक्मरान बन गए हैं, और जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उनको सारे को बाहर कर दिया है। तो इस देश पर अभी 2 लोग आक्रमण कर रहे हैं। एक बाहरी लोग तो है, शाहू महाराज इन ब्राह्मणों को टेररिस्ट लोग कहते थे, ये टेररिस्ट लोग अंदर घुसे हुए हैं, और ये देशद्रोही लोग हैं। ब्राह्मण लोग देशद्रोही लोग हैं, और इसका उदाहरण पुणे का ब्राह्मण डीआरडीओ का प्रमुख डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ने भारत सरकार के पास कौन से वेपन है, कौन से हथियार है, कौन के समय में युद्ध छेड़ा जा सकता है, ये सारी गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेज दी। और वो टेररिस्ट आरएसएस का वर्कर प्रदीप कुरुलकर एरवड़ा जेल में अभी भी है। कोई चर्चा नहीं, सारे ब्राह्मण चुप है, प्रदीप कुरुलकर पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई सिंगल ब्राह्मण उसको टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहा है। इसका मतलब टेररिस्ट लोगों का समर्थन कर रहा है, ये भी टेररिस्ट है।
समर्थन करना भी टेररिस्ट होने का सबूत है। तो ये लोग डीएनए के आधार पर विदेशी लोग हैं। अगर ये नहीं मानते हैं, अभी रेल बेच दिया, टेलको बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, अब सरकारी स्कूल बेच रहे हैं, अस्पताल बेच रहे हैं, तो फिर हम क्या करने का? भजिया तलने का, पकोड़े तलने का हम लोग? तो हमें मैदान में उतरना होगा। ये विदेशी है, ब्राह्मीन्स आर फॉरेनर्स, प्रूव है डीएनए साइंस। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम R1A1 है। ब्राह्मण विदेशी कैसे है? ब्राह्मणों के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है, और भारत के SC ST OBC मराठा कुणबी माइनॉरिटी तमाम लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम L3MN है। भिन्न भिन्न है कि नहीं? इस ड्राफ्ट में मैं डीएनए की चर्चा बेवजह नहीं कर रहा हूं। इस ड्राफ्ट में एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक में संशोधन किया, ऐसी एक खबर है और हेडिंग है 21 साल खींचतान के बाद भारतीय हुई आर्य सभ्यता। एक गुंडेपन की निशानी है। यानी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी नहीं है, वो यही का मूल निवासी है। ऐसा किसने बताया हमको? वसंत शिंदे ने बताया। वसंत शिंदे कौन है? डेक्कन कॉलेज का प्रिंसिपल था, और वहां के राखीगढ़ी के एक वजीर भाई ने मुझे बताया कि वसंत शिंदे ने घोटाला किया, उसकी जांच में वो पकड़ा गया, इस वजह से आरएसएस के लोगों ने उसके मुंह से कहलवाया, क्योंकि वसंत शिंदे मराठा होगा शायद। तो ब्राह्मण कहेगा तो हम थोड़ी मानने वाले हैं। तो वसंत शिंदे के डेक्कन कॉलेज पर हम लोगों ने मोर्चा निकाला था, और सचिन बंसोड़े को मेश्राम साहब ने यह भी कहा है अगर वसंत शिंदे का नाम लेकर, डेक्कन कॉलेज का नाम लेकर ब्राह्मणों को अगर ये मूल निवासी कहते हैं, तो सचिन बंसोड़े भारत मुक्ति मोर्चा राज्य अध्यक्ष, इनको मेश्राम साहब ने आदेश निकाला है कि डेक्कन कॉलेज पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाओ। बताओ कैसे कैसे मूल निवासी? बताओ, शिंदे को भी लाओ। यानी ये है। अब ये नया सिलेबस में ब्राह्मण को क्या लिखने वाले हैं? मूल निवासी। ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, मगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित करने वाले हैं। ये दूसरा विज्ञापन, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तारीख है 31 मार्च 2024। ये विज्ञापन है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला क्या सब्जेक्ट रहेगा? लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मनुस्मृति इन इंडियन सोसाइटी। यह सिलेबस में 31 मार्च 2024 को विज्ञापन निकला कि भारतीय समाज में मनुस्मृति को कैसे लागू करना है। विज्ञापन, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? यानी केवल महाराष्ट्र तक नहीं चल रहा है, देशव्यापी अभियान चल रहा है। तो महाराष्ट्र फुले शाहू अंबेडकर की जन्मभूमि है, महाराष्ट्र फुले शाहू अंबेडकर की कर्मभूमि है, तो महाराष्ट्र के लोगों को तो करना ही होगा विरोध। मगर इसको देशव्यापी स्तर पर भारत मुक्ति मोर्चा, आरएमबी केस के द्वारा, प्रोटान के द्वारा और तमाम अपसुट संगठन के द्वारा हम लोग भारत बंद का ऐलान, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हम लोग जल्द ही भारत बंद जैसी बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये जानकारी मैं यहाँ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि खुफिया विभाग फडणवीस को ये जानकारी दे। अगर फडणवीस का अकल ठिकाने आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें आंदोलन करने का रास्ता उचित है, क्योंकि अब ये लड़ाई केवल SC ST OBC की नहीं है, मूल निवासी बनाम विदेशी लोगों की है। और फडणवीस और उसके जाति के लोग डीएनए साइंस के आधार पर विदेशी हो गए हैं। हम संवैधानिक दायरे में आकर लड़ेंगे। अगर संविधान को ही मानकर, धिक्कार कर वो संविधान के ही कानून को तोड़कर गलत व्यवहार करते हैं, तो हम ब्राह्मणों को सचेत करना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करो, हमें भी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि जितना हम लोगों ने सुना उससे हमारी सुनने की मर्यादा खत्म होगी। जितना हमने सुना
सहने की, सुनने की मर्यादा खत्म हो गई है। ये वार्निंग समझो या कुछ समझो, यही सच्चाई है। डीएनए ही अंतिम है। धन्यवाद।